नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आपके लिए लाभकारी होगी, हितकारी होगी। साथियों, हमारी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, आपके हृदय तक पहुँचे, आपको ऐसा लगे कि ये जानकारी शेयर करने योग्य है, तो आप इसको शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, सब्सक्राइब के लिए आपको वीडियो चलाना है और नीचे लाल सब्सक्राइब लाल अक्षरों में लिखा होता है, उसको आपको प्रेस करना है। साथियों, इतना सा करना है, आपका इतना सा सहयोग हमें बुलंदियों तक पहुंचाएगा, हमारे उत्साह को बढ़ाएगा, हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम नई नई जानकारी आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तो साथियों, आज हम केंद्र सरकार की बहुत ही जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, लोक हितकारी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। साथियों, आपको बता दूं, इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा सन 2015 में की गई थी। साथियों, ऐसा नहीं कि यह योजना 2015 में लागू हुई, इससे पहले भी योजना संचालित थी, लेकिन इस योजना का नाम दूसरा था। इंदिरा आवास के नाम से ये योजना जानी जाती थी। 2016 में इसका नामकरण प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया था। साथियों, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। साथियों, इस योजना का जो प्रमुख लक्ष्य है, वो लक्ष्य ये है कि सन 2022 तक सभी भारतीय नागरिक जो आवासहीन हैं, उनको आवास प्रदान करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। साथियों, इस योजना के 2 चरण निर्धारित किए गए थे। प्रथम चरण, जिसकी अवधि अप्रैल 2015 से मार्च 2017 के बीच थी। द्वितीय चरण, जिसकी अवधि अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2019 तक थी। साथियों, दोनों अवधियां व्यतीत हो चुकी है, दोनों अवधियां निकल चुकी है और इस योजना के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, वो लक्ष्य भी लगभग पूर्ण हो चुके हैं। साथियों, ये योजना ऐसा नहीं कि बंद हो चुकी है, ये योजना चल रही है और निरंतर चलती रहेगी जब तक संपूर्ण आवासहीन भारतीय नागरिकों को आवास उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक ये योजना बंद होने वाली नहीं है। साथियों, अब इस योजना के में कौन कौन लाभार्थी होंगे, तो आपके लाभार्थी के लिए बता दूं, प्रत्येक भारतीय नागरिक जो आवासहीन है और जो निर्धारित श्रेणियों के अंतर्गत आता है, वो इसमें लाभार्थी होगा। कौन कौन सी श्रेणियां हैं, वो मैं आगे के सोपान में आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, आपको बता दूं, इसमें ये योजना 2 भागों में बटी हुई है और 2 भागों में लागू है, एक शहरी क्षेत्र में और एक ग्रामीण क्षेत्र में। साथियों, इसमें आपको एक आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा कुछ आंकड़े उपलब्ध करवाए गए हैं, जो आंकड़े 1 जुलाई 2019 तक के हैं। 1 जुलाई 2019 तक इस योजना में 83 करोड़ और 63 लाख घर स्वीकृत किए गए थे साथियों, और इनमें से 26 करोड़ और 8 लाख घर पूर्ण हो चुके हैं साथियों, और जो अधिकृत घर हैं वो 23 करोड़ और 97 लाख अधिकृत घर हैं, जिनका निर्माण जारी है। साथियों, आगे बढ़े तो इसमें जो निवेश 1 जुलाई 2019 तक जो निवेश की जाने वाली राशि है, वो राशि है 4,95,838 करोड़ रुपए। साथियों, इसमें से निवेश राशि में से 51,414 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं पहली किस्त के रूप में। साथियों, आगे बढ़े तो इस योजना का, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इस योजना को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था और सन 2016 से ही इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है। साथियों, अब इसमें केंद्र और राज्य सरकार की क्या भागीदारी होगी, इसके बारे में आपको बता दूं। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की जो भागीदारी होगी, उसका निर्धारण भी किया गया है। साथियों, इसमें 2 क्षेत्र बनाए गए, मैदानी क्षेत्र
और पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र। साथियों, मैदानी क्षेत्र में केंद्र सरकार की 60% भागीदारी होगी और राज्य सरकार की 40% भागीदारी होगी, और पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र में 90% भागीदारी केंद्र सरकार की होगी और 10% भागीदारी राज्य सरकार की होगी। साथियों, इसमें मैदानी क्षेत्र के लाभार्थियों को 1,20,000 रुपए, दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्र के लाभार्थियों को 1,30,000 रुपए की राशि स्वीकृत की जाती है। साथियों, अब आपका प्रश्न होगा कि इसमें लाभार्थियों की पहचान कैसे होगी, लाभार्थियों का निर्धारण कैसे होगा। तो साथियों, इसमें क्राइटेरिया बना रखा है कि आपको पता होगा कि सामाजिक आर्थिक जनगणना और जातिगत जनगणना हुई थी भारत में SECC, उसके अकॉर्डिंग जो डाटा उपलब्ध हैं, जो आंकड़ा उपलब्ध है, उस आंकड़े के अनुसार इसमें निम्न प्रकार के लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है। साथियों, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को शामिल किया गया है। साथियों, इसमें BPL के तहत ऐसे लोग जो BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि SC और ST में नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बाहर जो लोग दूसरी जातियों के हैं, जो BPL कैटेगरी में जीवन यापन कर रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। साथियों, इसमें स्वतंत्र मजदूर और बंधुआ मजदूरों को शामिल किया गया है जो आवासहीन है। साथियों, इसमें अर्धसैनिक बलों के परिजनों को भी शामिल किया गया है, इसमें विधवाओं को भी शामिल किया गया है, और एक्शन में मारे गए व्यक्तियों के परिवार वालों को, पूर्व सैनिक के परिवार वालों को, और रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है जिनके पास अपना निजी आवास नहीं है। साथियों, इसमें पहली कंडीशन यही है कि ऐसे लोगों को लाभार्थी का पात्र माना जाएगा जिनके पास भारत के किसी भी हिस्से में, भारत के किसी भी क्षेत्र में अपना निजी आवास ना हो। साथियों, ये बिल्कुल स्पष्ट है, जिनके पास अपना आवास नहीं है उन्हीं को इस योजना में लाभार्थी के लिए पात्र माना जाएगा। बार बार मैं आपको यही बता रहा हूं कि ऐसे लोग जो भारतीय नागरिक है और जिनके पास संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में कोई आवास ना हो, वो लोग इसमें पात्र होंगे, और उनकी कैटेगरी क्या क्या है वो मैंने आपको विस्तृत बताई है। साथियों, इसमें आवेदन कौन कर सकता है? ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं जो राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी अन्य हाउसिंग योजना के लाभार्थी नहीं हो। इसमें आवेदन भारत का हर नागरिक कर सकता है जिसके पास अपना आवास नहीं है खुद का। साथियों, अब इसमें कौन कौन पात्र हैं, कौन कौन वर्ग को कितना लाभ मिलने वाला है, वो मैं आपको बता दूं। साथियों, इसमें EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग, आर्थिक वर्ग से कमजोर के लोग कौन सी सीमा तक इसमें शामिल रहेंगे? साथियों, ऐसे परिवार जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम हो, वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो, ऐसे लोग इसमें पात्र होंगे। साथियों, कम आय वर्ग वाले परिवार, लो इनकम ग्रुप। साथियों, इसमें 3 लाख से 6 लाख तक के वार्षिक आय वाले परिवार शामिल किए गए हैं। मिडिल इनकम ग्रुप, मध्यम आय वर्ग के लोग। साथियों, इसमें 6 लाख से लेकर 12 लाख तक की आय वर्ग के लोगों को या परिवारजनों को शामिल किया गया है। साथियों, ये तो रहा इसमें पात्रता, लाभार्थियों की क्या पात्रता होगी, कौन कौन इसमें सम्मिलित होगा ये। साथियों, अब नई चीज, नया प्रश्न आपके अंदर आएगा कि इस योजना में हम आवेदन कैसे करें। साथियों, आवेदन के लिए बता दूं, इसमें 2 प्रकार से आवेदन किया जाता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड,
का उपयोग करके ऑफिशियल विभागीय वेबसाइट है उस पर जाकर आप अपना आधार कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जो भी दस्तावेज आवश्यक है वो आपको अपलोड करने होंगे और आपका आवेदन हो जाएगा विभागीय वेबसाइट पर जाकर। साथियों, ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन सर्विस सेंटर CSC बना रखे हैं सरकार ने सभी जगह, उन पर जाकर आपको एक आवेदन फॉर्म होगा, उसको 25 रुपए प्लस GST चार्ज देकर खरीदना होगा और उसको पूर्ण रूप से सही स्पष्ट रूप से भरकर उसके साथ जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनको लगाकर आपको संबंधित विभाग में सबमिट करवाना होगा। इस प्रकार इस योजना में आप आवेदन कर सकते हैं। अब साथियों, आप कहेंगे कि इस योजना में हमने आवेदन कर दिया, अब हमारा नाम आया या नहीं आया, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी? तो साथियों, इसके लिए मैं बता दूं कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लाभार्थी खोजे पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस खुलेगा। उस इंटरफेस में आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। जैसे ही आप अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे और क्लिक करेंगे उस पर, तो एक विवरण पट्टिका खुलेगी। उस पर नीचे लिखा होगा दिखाएं पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों आपका पूरा विवरण आ जाएगा कि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, आपकी प्रथम किस्त जारी कर दी गई है या आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया है। ये सारी जानकारी आपको वहां उपलब्ध हो जाएगी। साथियों, इसमें मकान जो आवास आपको बना के दिया जाता है उसका एक नक्शा जारी किया जाता है और उस नक्शे को संबंधित विभाग के लोग आके वेरीफाई करते हैं और एक मुश्त राशि प्रदान नहीं की जाती है। उसमें कंडीशन है, हर स्थिति के अनुसार आपको पेमेंट किया जाता है। उसमें प्रथम किस्त 15,000 रुपए की आपकी पहले जारी कर दी जाती है काम शुरू होने से पहले, और फिर द्वितीय किस्त जब आप आंसोट लेवल कर लेते हो अपने मकान का, कुर्सी लेवल जिसे कहते हैं वो कर लेते हो, तो द्वितीय किस्त जारी की जाती है साथियों। उसके बाद तृतीय किस्त आपको जब आप अपने मकान की दीवारें छत डालने तक पूर्ण कर लेते हो, जिसे हम अपनी भाषा में गलमी लेवल कहते हैं, वहां तक कर देते हो तो वहां आपको तीसरी किस्त जारी की जाती है। साथियों, इसमें कुछ पैसा नरेगा के माध्यम से, जॉब कार्ड के माध्यम से भी आता है, तो आपको कुछ जॉब कार्ड भी इसमें लगाने होते हैं और जॉब कार्ड लगाने पर आपका पैसा संबंधित मजदूरों के खाते में जाएगा और संबंधित मजदूर जिन्होंने वहां मजदूरी करी है उनको भी पैसा मिलेगा। साथियों, इसमें अंतिम किस्त जब आप छत और पूर्ण काम करवा लेते हो तब जाके इसको अंतिम किस्त मिलती है। साथियों, इसमें वेरीफाई करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी, साथ में संबंधित विभाग के IN JN जो भी उपलब्ध हैं वो आके वेरीफाई करेंगे और उनके वेरीफाई करने के बाद ही आपको किस्तें जारी की जाएगी। साथियों, आपको एक जानकारी और दे दूं, अगर आप इस काम किस्तें जारी होने के बाद भी आप काम नहीं करवाते हो तो संबंधित विभाग के अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के प्रथम ड्यूटी बनती है, उनका प्रथम कर्तव्य बनता है कि वो आपको आके वेरीफाई करे, यदि काम चालू हुआ नहीं हुआ जो सारी कंडीशन आगे बताए, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और संबंधित व्यक्ति को, लाभार्थी को इसकी सूचना दे कि आपने काम क्यों चालू नहीं किया। इस हेतु वो नोटिस भी दे सकता है। तो साथियों, हमें जब हमारा नाम इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में आ जाता है, हमें किस्त जारी हो जाती है, तो हमें काम भी करवाना होता है। हम सरकार आवास के लिए पैसा दे रही है तो उस पैसा का दुरुपयोग नहीं होकर सदुपयोग होना चाहिए और अपना आवास बनना चाहिए। आपको बता दिया मैंने, मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए और पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए सरकार इसमें आपको सहायता राशि के रूप में देती है। तो साथियों, बहुत बढ़िया योजना है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग रूप से लागू है। दोनों में कंडीशन एक ही है, दोनों में जो पैसा मिलता है वो एक ही प्रकार से मिलता है, लेकिन जो वेरीफायर है वो अलग अलग भूमिका में होते हैं। साथियों, इसमें आपको नगर पालिका, नगर परिषद एरिया में जो आप मकान बना रहे हो उसकी आवास की स्वीकृति लेनी पड़ती है, उसका नक्शा स्वीकृत करवाना पड़ता है और एक निश्चित साइज होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मकान बनाना होता है। एक निश्चित साइज है कि मध्यम आय वर्ग के लिए ये साइज है, EWS के लिए ये साइज है,
और मिडिल आई वर्ग के लिए ये साइज़ है। साइज़ अलग अलग है, उसका मुझे पूरा जानकारी नहीं थी, उस जानकारी जुटा के मैं आपको अगले एपिसोड में ज़रूर बताऊंगा कि कौन से आय वर्ग के या कौन से समूह की उसमें मकान की प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या साइज़ रहने जा रही है, ये भी मैं आपको अगले सोपान में ज़रूर बताऊंगा। साथियों, आज की जानकारी आपको अगर समझ में आई, अच्छी लगी, हमारी भाषा शैली, वक्तव्य शैली और हमारा प्रस्तुतिकरण का जो तरीका अगर आपको समझ में आया, तो साथियों हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमें कमेंट ज़रूर करें। साथियों, आप देख लेते हो वीडियो को, कमेंट नहीं करते हो, आप कमेंट ज़रूर करें, सुझाव ज़रूर दें कि हम कैसा वीडियो बना रहे हैं, हमारी भाषा शैली अच्छी है या नहीं है, आप तक पहुँची हमारी भाषा शैली या नहीं पहुँची, उसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। साथियों, इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को, अपने शब्दों को विराम देता हूं। अगले एपिसोड में नई और अच्छी जानकारी लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।